बशर्ते कि बख्ताश भी उससे शादी करने पर राज़ी हो जाए। चुनांचे उसने एक नज़म लिखी जिसमें उसने बख्ताश को मुखातिब करते हुए उसे बताया कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है। क्या वो किसी तरह उसके हरम में आकर उससे मिल सकता है? ये ख़तनुमा नज़्म उसने राना, अपनी कनीज़ राना के हाथ बख्ताश को भिजवा दी। ये ख़त पढ़कर बख्ताश के हाथों के तोते उड़ गए। उसने वापसी जवाब लिख भेजा कि कहाँ वो ग़ुलाम और कहाँ वो शहज़ादी आली मकाम। इसके अलावा वो अपने आका हारिस का वफ़ादार ग़ुलाम था। वो अपने मालिक से किस तरह गद्दारी या बेवफाई कर सकता था? वो किस तरह अपने मालिक की बराबरी का तसव्वुर कर सकता था? ये उसके दीन और मसलक के ख़िलाफ़ है। जवाब में राबिया ने उसे इस मामले में उसे शरई हैसियत की वजाहत लिख भेजी और वो सारी मिसालें लिखी जहाँ बड़े लोगों ने ग़ुलामों या कनीज़ों से शादियाँ की थीं। कुछ अरसा ख़त किताबत के बाद नौबत खुफिया मुलाकातों तक आ गई। रातों को दोनों अक्सर जनान खाने की छत पर मुलाकातें करते, अपने अपने दिलों के भेद बताते और वो सब कुछ करते जो ऐसी मुलाकातों में होता है। मगर दोनों ने कभी तकदीस का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और ना ही कोई हद पार की। बिलाखिर फ़ैसला यही हुआ कि राबिया अपने भाई से मंतक, तारीख़ और शरीयत की रूह से खुलकर बात करेगी और उसे बख्ताश और अपने रिश्ते के बारे में कायल करेगी। एक दिन राबिया के भाई ने उसे महल के पाए बाग में उदास घूमते हुए और अपने अशार पढ़ते हुए सुन लिया। उसके बग़ैर आज बहुत जी उदास है, हमको भी साथ ले के सबा उस गली में चल। ऐ शाम की हवा, जाओ मेरे तुर्क महबूब को बुला लाओ, उसे कहना कि आज उसके बग़ैर मेरा दिल बहुत उदास है। कभी मजबूरी की जंजीरें तोड़कर आ भी जाओ और मेरी भी खबर लो। ये अशार सुनकर हारिस बोला, मुझे बताओ वो तुर्क महबूब कौन है, मैं उससे तुम्हारी शादी उसी से करा दूंगा। मगर जैसा कि आम तौर पर ऐसे मौक़े पर होता है, राबिया ने भी ये मौका गंवा दिया और बोली कि कोई ऐसा तुर्क महबूब नहीं है, आपको सुनने में गलती हुई है। लेकिन हारिस के दिल में शक के बीज बोए जा चुके थे। उसके दरबार में और फ़ौज में सैकड़ों तुर्क थे। या हो सकता है उसे शेर सुनने में कोई गलती हो गई है। उसके कुछ अरसा बाद तुरान के कदीम शहर खोजंद में दरियाए सीहूं, या जिसे अब सैर दरिया कहते हैं, के किनारे, यानी खोजंद में दरियाए सीहूं के किनारे शेर व अदब की एक बहुत बड़ी महफिल मुनक़िद हुई, जिसकी एक साल से तैयारी की जा रही थी। अब ये शहर ताजिकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है खोजंद। तो दरियाए खोजंद में दरियाए सीहूं के किनारे शेर व अदब की बहुत बड़ी महफिल मुनक़िद हुई, जिसकी एक साल से तैयारी की जा रही थी और जिसमें दूर दराज के शहरों से फ़ारसी गो शोरा की एक बहुत बड़ी तादाद हिस्सा ले रही थी, जिनमें जाफ़िर बिन मोहम्मद रुदकी, अबू अल कासिम फिरदौसी तूसी, सालबी नेशापुरी, अबू अली मोहम्मद बलअमी, अबू मंसूर दकीकी और ख़ुद हाकिम बुखारा व समरकंद, हाकिम सजस्तान, हाकिम मरव रे, अमीर बलख, अमीर हरात व कंधार, अमीर शिराज व तबरेज़, हाकिम आज़रबाईजान, हाकिम ताशकंद वगैरह वगैरह शरीक हो रहे थे। यानी बहुत बड़े बड़े बादशाह और शोरा और अदीब उस महफिल में शरीक हो रहे थे। हारिस बलखी मर्व के अमीर के साथ मौजूद था। रिवायत के मुताबिक शुरू में 9 आमेर शोरा को अपना कलाम सुनाने की इजाज़त दी गई। जब महफिल अरूज पर पहुंची तो फिर असातिज़ा ने अपना कलाम पेश करना शुरू किया।
दकीकी, बलअमी, सालबी के बाद सनाई बदख्शानी को दावत कलाम दी गई। उसने अपनी 2 गज़लें सुनाने के बाद हाज़रीन से इजाज़त चाही कि वो एक ऐसी शायरा का कलाम यहाँ पेश करना चाहता है जो बावजूद यहाँ हाज़िर नहीं है। सदर मजलिस अबू नसर हाकिम यानी उस वक्त जो सदारत कर रहे थे वो थे अबू नासर हाकिम मर्व ओरय, और रूदकी की इजाज़त से सनाई बदख्शानी ने राबिया बलखी का कलाम सुनाना शुरू किया। रूदकी, फिरदौसी और हारिस बिन काब सबैत सब असातिज़ा हर शेर पर अश कर उठे। कलाम क्या था? दर्द व सोज का एक समंदर था जिसका ज्वार भाटा हर सुनने वाले को अपनी लपेट में लिए जा रहा था। इस कदर मुतलातम और दर्द भरी शायरी आज तक किसी शायरा के कलाम में नहीं पाई गई थी। लिहाजा सारे हाजरीन का दर्द में डूबी हुई शायरी पर बेताब और बेकरार हो जाना कुदरती अम्र था। आखिर रूदकी ने सनाई से पूछा, मियाँ साहबजादे ज़रा इस शायरा का तारुफ तो कराइए और ये फरमाइए कि इस कदर सोज़ व कर्ब उनकी शायरी में कैसे आया? क्या उनके हालात इतने दर्दनाक हैं कि उनके अशार सुनकर मुसाफरान चश्म नज़र को रोकना और संभालना मुश्किल हो जाता है? सनाई बदख्शानी उस वक्त शराब के नशे में था, होश व हवास से बेगाना। फिर भी उसे इतना याद रह गया कि हज़रात आली मकाम राबिया बल्खी, अमीर बलख हारिस बिन काब जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी सगी हमशीरा है। फिर उसने मेज़ पर से शराब का एक और जाम उठाया, घटाघट पिया और नशे में झूमते हुए बोला, जहाँ तक उनके कलाम में सोज़ो गुदाज का ताल्लुक़ है तो उन्हें बदकिस्मती से अपने तुर्क गुलाम बख्ताश से इश्क हो गया है, मगर उससे शादी नहीं कर सकती। उनके कलाम की दर्द भरी चीख इसी अलमिये की वजह से है। सनाई बदख्शानी तो ये भेद खोल कर चला गया, मगर हारिस के सीने में आग के अंगारे भर गया। इतनी अजीम व शान महफिल में उसके ख़ानदानी नामो नामूस को इस तरह मिट्टी में बुलाने की वजह उसकी अपनी बहन थी। खोजंद से वापस बलख आने के बाद हारिस ने कोई फौरी इश्तिआल वाला काम नहीं किया, ना कोई कदम उठाया। उसे शक था कि सनाई ने शराब के नशे में यूं ही कोई कहानी घाड़ के सुना दी हो। हारिस पहले अपने ज़राए से इस अफसाने की हकीकत मालूम करना चाहता था। उसने अपने 2-3 इंतहाई करीबी मुहाफ़िज़ों और काबिल एतमाद ग़ुलामों को जासूसी के काम पर लगा दिया, जो हर लहज़ा बख्ताश और जनाना हरम पर निगाह रखने लगे। खानस नामी उसका एक तुर्क ग़ुलाम बख्ताश का रूममेट था। दोनों एक ही कमरे में रहते और खाते पकाते थे। उसने अक्सर बख्ताश को देखा था कि वह अपने पलंग के नीचे पड़े लकड़ी के एक डब्बे को रोज़ाना नहीं तो दूसरे तीसरे दिन खोल कर बैठा हुआ होता था। खानस के दिल में कोई तजस्सुस नहीं था। वो यही समझता था कि शायद वो उसमें पैसे और छोटे मोटे तहफ़ छुपा कर रखता है, जो वो तुर्की में जाकर अपनी नन्ही बहन को देता था। अब अमीर हारिस ने उसकी ड्यूटी लगाई तो उसने बख्ताश की अदम मौजूदगी में वो संदूकचा खोल कर देखा तो उसमें राबिया बलखी के 20-25 खतूत और उसकी लिखी हुई नज़में थीं। वो ये सारा मालो मता उठाकर हारिस बलखी के पास ले गया, जो अपनी बहन के खतूत पढ़कर शर्म से पानी पानी हो गया। उसमें और उसकी बहन की तरफ इन खतूत में उसकी बहन की तरफ से इश्क व मोहब्बत के वालिहानापन का इतनी शिद्दत से इजहार था कि उसे अपने आप पर काबू ना रहा। वो सारे खतूत और नज़में लेकर उसी वक्त राबिया के कमरे में पहुंचा और उन्हें उसके सामने मेज़ पर डालते हुए पूछा कि ये सब क्या है।
رابعہ کے پاس اب فرار اور دروغ گوئی یا انکار کا کوئی پہلو نہیں تھا، لہٰذا اسے اقرار کرتے ہی بنی کہ وہ بکتاش سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بکتاش بولا، شاباس میری راج دلاری بہن، شاباس۔ حارث نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہیں اس کے بغیر زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ جو شخص اپنے منصب اور مرتبے کو بھول جائے اس کے لیے اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے موت کے۔ میں خود تمہارے گھٹیا خون سے ہاتھ آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ چھری اٹھاؤ اور وہ سامنے حمام موجود ہے، پہلے نہا کر اپنے پلید وجود کو پاک کرو اور پھر اس چھری کو اپنے سینے میں اتار لو۔ اس نے خانس کو اشارہ کیا کہ رابعہ کو ایک تیز چھری دے کر حمام میں بند کر دیا جائے۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل کر دی گئی۔ بکتاش کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے کسی خشک کالے کنویں میں پھینک دیا جائے، جہاں وہ خود ہی 2-3 دن بعد بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ رابعہ کو جب حمام میں بند کر دیا تو وہ آ کر حمام کے کنارے پر لیٹ گئی اور اپنی تقدیر پر آنسو بہانے لگی۔ پھر اس نے چھری سے اپنی کلائی کاٹی اور اپنے خون سے حمام کی دیوار پر درج ذیل ربائی لکھی، جو آج بھی فارسی شاعری کا ہار ہے، اور اس کے بعد رابعہ کا انتقال ہو گیا۔ کاشک تری یافتی خبر دل، کاشک دلم داشتی خبر تن، کاشک بنستو برستی با سلامت، آئے فسوسا کجا توانم رستن۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ یوں بنے گا کہ آئی وش مائی باڈی واز اویئر آف مائی ہارٹ، آئی وش مائی ہارٹ واز اویئر آف مائی باڈی، آئی وش آئی کوڈ اسکیپ فرام یو ان پیس ویئر آئی کین گو ریگریٹفلی۔ 2 دن بعد رابعہ کی سہیلی رانا نے بکتاش کو کنویں سے نکال دیا۔ بکتاش ایک بہادر اور جنگجو جانباز تھا۔ اس نے سارے ترک غلاموں کو اپنے ساتھ ملا کر حارث بلخی کا سر کاٹ کر اس حمام کا رخ کیا جہاں رابعہ کو قید کیا گیا تھا۔ مگر جب حمام کا دروازہ کھولا گیا تو رابعہ تالاب کے کنارے مردہ پڑی تھی اور دیوار پر مذکورہ والا ربائی اس کے خون سے لکھی ہوئی پائی گئی۔ رابعہ بلخی کا نام خواتین کی جرأت اور بہادری کی مثال بن چکا ہے۔ بلخ میں ان کا مزار جو طالبان کے دور یعنی 1996 سے 2001 کے دوران بند کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ حاضری کے لیے کھول دیا گیا۔ کچھ لوگ ایک عظیم شاعرہ، کچھ لوگ پیرنی فقیرنی اور کچھ لوگ اسے قومی عظمت کی نشانی سمجھ کر اس کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس مزار کو محبت کی معراج سمجھ کر اپنی اپنی محبتوں کی کامیابی کی دعائیں مانگنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اب دوبارہ طالبان کا دور ستمبر 2021 کو شروع ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس مزار کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ تھی رابعہ اور بکتاش کی المناک کہانی۔